हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी रिसर्चर के लिए जो अभी बिगिनर्स हैं या फिर जो रिसर्च पेपर या आर्टिकल लिखना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे स्कूल के हो चाहे कॉलेज के हो, आप सभी के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बेसिक की कॉन्सेप्ट के जो किसी भी रिसर्चर को या फिर ऐसे व्यक्ति या स्टूडेंट को पता होनी चाहिए जो कि रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल लिखना चाहता है। इसके साथ साथ मेरी पिछली वीडियो जो मैंने रिसर्च पे बनाई थी, ए से लेके जेड तक की कैसे आपको रिसर्च पेपर लिखना है, कैसे टॉपिक चूज करना है, उस पर बहुत अच्छा आपका रिस्पांस मिला। और कमेंट्स में ज्यादातर लोग यही पूछ रहे थे कि सर ये बताइए कि ये जो रिसर्च बैकग्राउंड है, रिसर्च प्रॉब्लम है, हाइपोथेसिस है, बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस है, और साथ साथ में ये जो यूजीसी के लिस्ट है और साइटेशन स्टाइल है, ये आखिर ये सब भला है क्या। इसके अलावा आप में से कई सारे लोगों ने इस पे गूगल पे सर्च किया होगा इसके बारे में, जब भी रिसर्च शुरू किया होगा, या फिर एआई चैटबॉट्स पे रिसर्च किया होगा या उससे क्वेरी किया होगा, तो आपको तब भी इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी किसी ना किसी कॉन्सेप्ट को समझने में। मेरे साथ भी ये हुआ था यार, जब मैंने भी स्टार्ट किया अपना रिसर्च, तो मुझे भी लगा कि यार देखो ये कौन कौन से टर्म्स हैं, क्योंकि इन सब का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने जब इसके बारे में सर्च किया तो मुझे भी ये प्रॉब्लम आ रही थी, और एआई चैटबॉट में भी मुझे अच्छे खासे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था जिससे मैं सिंपली इसके बारे में समझ सकूं। तो ये वीडियो एक तरीके से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, यूजफुल वीडियो है। छोटी सी वीडियो रहेगी, 5 मिनट के अंदर हम कोशिश करेंगे सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में इसको समझने की। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं गारंटी दे सकता हूं अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी तो आपके भेजे में मेरी जो सारी की सारी बातें हैं वो आराम से चली जाएंगी और आराम से इसकी कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर पहले टर्म से या पहले कॉन्सेप्ट से, जो कि है रिसर्च बैकग्राउंड। तो देखो यार, रिसर्च बैकग्राउंड जो है ना, ये एक तरीके से आप मान लीजिए कि एक आपकी रिसर्च की नींव है, फाउंडेशन है। यानी कि जो आप रिसर्च करने वाले हैं उसमें पहले से ही क्या काम किया गया है, यानी जिस फील्ड में आप रिसर्च करने वाले हैं, जिस एरिया में आप रिसर्च करने वाले हैं, उसमें पहले से ही क्या काम हो रखा है, ये आपको बताना होता है। और एक समरी बतानी होती है अपने बैकग्राउंड की कि किस तरीके से आप इसमें आगे रिसर्च कर सकते हैं या आगे अपनी योगदान दे सकते हैं। इसके अगला आता है रिसर्च प्रॉब्लम। लेकिन उससे पहले मैं आपको इन दोनों के बीच के डिफरेंस और इन दोनों के एग्जांपल देते जाऊं, ताकि आप अच्छे से एक एक करके सारी चीजों को समझते जाएं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं रिसर्च बैकग्राउंड की, तो देखिए रिसर्च बैकग्राउंड का एक एग्जांपल ये हो सकता है कि मान लीजिए आप यहाँ पर रिसर्च करने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ। यानी कि आप यहाँ पर रिसर्च करेंगे कि भाई सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो यूथ के ऊपर कैसा है। अब आपको इसमें क्या करना है कि पहले से जो काम किए गए हैं सोशल मीडिया एडिक्शन के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, स्पेसिफिक हो या ब्रॉड टॉपिक्स हो, उन सभी को यहाँ पर उनका बैकग्राउंड बताना है। बैकग्राउंड बताने के बाद आपको ये प्रेजेंट करना है कि क्यों आप इस पर रिसर्च करना चाहते हैं। उसके बाद आता है रिसर्च प्रॉब्लम, जो कि सिंपल से सिंपल आपका इशू होता है, जिस इशू पर या जिस परेशानी पर यानी जिस प्रॉब्लम पर आप रिसर्च करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मान लीजिए आप रिसर्च करना चाहते हैं, जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ, तो आपका प्रॉब्लम ये नहीं है। आपका प्रॉब्लम क्या होगा? आपका प्रॉब्लम होगा कि जो सोशल मीडिया का एडिक्शन है अमंग यूथ, खास करके 20s में, ये आपका प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो कोशिश ये रखें कि जब भी अपना रिसर्च प्रॉब्लम डिजाइन करें तो वो स्पेसिफिक हो और रेलेवेंट हो, क्योंकि जितना आपका रिसर्च प्रॉब्लम स्पेसिफिक होगा, रेलेवेंट होगा, उतना आपके लिए फायदेमंद होगा अपनी रिसर्च प्रोसेस में आपके लिए। तो इसलिए ध्यान रखें कि रिसर्च प्रॉब्लम आपका स्पेसिफिक होना चाहिए और रेलेवेंट होना चाहिए टू द टॉपिक। ब्रॉड टॉपिक नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अब मैंने बात किया कि ऐसा ना हो कि आप सिर्फ सोशल मीडिया एडिक्शन टॉपिक लेके चल रहे हैं, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा परेशानी आएगी और हो सकता है कि आपका एक रिसर्च वैल्यूएबल ना माना जाए रिसर्चर्स की कम्युनिटी में। इसलिए जरूरी ये है कि आप जो है अपना जो टॉपिक है, जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको स्पेसिफिक रखें, टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जो कि है हाइपोथेसिस। यार जब मैंने ये वर्ड सुना था तो मुझे ऐसा लगा कि ये कौन सा वर्ड आ गया, हाइपोथेसिस, ये तो बहुत हैवी वर्ड लग रहा है और इसके बारे में तो जानना जो है मुश्किल लग रहा है, इसको समझ भी नहीं सकते सही से। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे जितना ये ऊपर से या आपको जितना ये ऊपर से वर्ड हैवी लग रहा है उतना ही हल्का वर्ड है। जी हाँ, हाइपोथेसिस अपना सिंपल सा होता है तुक्का लगाना, यानी अजम्पशन, जिसे हम प्रिडिक्शन भी कह सकते हैं। मान लीजिए आप कोई रिसर्च करने जा रहे हैं, तो उस रिसर्च को करने से पहले आपको सिर्फ एक प्रिडिक्शन लगानी है कि यार ये जो मैं इस पे रिसर्च करने वाला हूँ ना, इसका प्रिडिक्शन के हिसाब से इसका रिजल्ट ये हो सकता है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल से और अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए हमारा एक थीम है एक्सरसाइज और मेंटल हेल्थ को लेकर, उस पर हम रिसर्च कर रहे हैं उस थीम के ऊपर, और हमारा यहाँ पे हाइपोथेसिस ये बना सकते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज रिड्यूसेस स्ट्रेस। ध्यान से सुनिएगा, रेगुलर एक्सरसाइज रिड्यूसेस स्ट्रेस अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स।
यानी कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनमें स्ट्रेस की कमी देखी गई है, यानी उनको स्ट्रेस फील नहीं होता। तो अब ये क्या है, ये एक हाइपोथेसिस है, ये हमारी प्रिडिक्शन है। अब ये प्रिडिक्शन बाद में जाके राइट भी हो सकती है, रॉन्ग भी हो सकती है, जिसको बाद में हम कहते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। इसलिए जितने भी आप लोगों में से कई सारे लोगों ने रिसर्च पेपर जब पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि शुरू में इंट्रोडक्टरी पार्ट में या आगे सेकंड या थर्ड टॉपिक में हाइपोथेसिस होता है, और उसकी टेस्टिंग जो होती है वो कंक्लूडिंग पार्ट में होती है, जहां पर टेस्ट किया जाता है कि भाई हमारी जो प्रिडिक्शन थी, हमारी जो अजम्पशन थी, क्या वो राइट प्रूव हुई या रॉन्ग प्रूव हुई। तो याद रखिएगा, हाइपोथेसिस इज इक्वल्स टू प्रिडिक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से, जो कि ये बड़ा मजेदार और बड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट और कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट, जो कि बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस। क्या ये सेम है? जी हाँ सेम है। क्या ये डिफरेंट है? जी हाँ डिफरेंट है। कैसे, मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले कॉमन चीजें देख लेते हैं क्या सेम है। तो देखो, बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस दोनों में अपना जो है लिस्ट ऑफ सोर्सेज हम मेंशन करते हैं कि भाई ये सोर्सेज हमने इस्तेमाल किया है अपनी रिसर्च करने के लिए। अब डिफरेंट क्या है? जब भाई सब दोनों सेम ही है, दोनों में लिस्ट ही है, तो डिफरेंट क्या हो सकता है? डिफरेंट ये है कि बिब्लियोग्राफी में जितनी भी मटेरियल, जितने भी सोर्सेज आप पढ़ रहे हैं या फिर आपने रेफर किया है, वो सभी बिब्लियोग्राफी में इंक्लूड किया जाता है। लेकिन रेफरेंस की अगर बात करें तो रेफरेंस सिर्फ वही इंक्लूड किया जाएगा जो कि आपने अपने पेपर में, यानी रिसर्च पेपर में या आर्टिकल में डायरेक्टली साइट किया है या मेंशन किया है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर नहीं आया तो। मान लो मैंने 5 आर्टिकल उठाए या 5 रिसर्च आर्टिकल या जर्नल के आर्टिकल्स उठाए और उनको मैंने पढ़ा और समझा और अपना जो थीम है रिसर्च को वो समझने की कोशिश की, उसमें स्पेसिफिक टॉपिक निकालने की कोशिश की और सारी चीजें पढ़ने की, रिसर्च करने की कोशिश की उसके अंदर। अब मैंने वो 5 टॉपिक्स उठाए, 5 आर्टिकल्स उठाए, लेकिन उन 5 आर्टिकल्स में से मैंने सिर्फ 3 ही आर्टिकल्स को साइट किया अपने रिसर्च आर्टिकल में जो बनाया, या जो रिसर्च पेपर मैंने जो लिखा उसमें सिर्फ मैंने उन 5 आर्टिकल्स में से सिर्फ 3 ही आर्टिकल्स को साइट किया। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है इसमें रेफरेंस क्या होगा, बिब्लियोग्राफी क्या होगी? बिब्लियोग्राफी पूरा ओवरऑल जो मैंने 5 आर्टिकल्स पढ़े या फिर मेंशन किए या मैंने रेफर किए या रीड किए, जो भी किया मैंने, अगर उनको पढ़ा भी है, समझा भी है उससे या उसे मेंशन भी किया है अपने पेपर में, तो वो बिब्लियोग्राफी में आ जाएगा। लेकिन रेफरेंस में सिर्फ वही चीजें आएंगी जो मैंने डायरेक्टली साइट की है, यानी वो सिर्फ 3 आर्टिकल्स ही रेफरेंसेस में मैं इंक्लूड कर सकता हूँ। अभी आपके ऊपर है कि आपको कौन सा गाइडलाइन दी गई है जहां पे भी आप पब्लिश कर रहे हैं कि बिब्लियोग्राफी डालनी है या रेफरेंस डालना है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से इसके ऊपर, यूजीसी केयर लिस्ट। तो भैया अगर आप इंडियन रिसर्चर हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपका रिसर्च पेपर इंडिया में रिकॉग्नाइज किया जाए या फिर इसमें कुछ वैल्यूएबल या वैल्यू ऐड हो या इसको वैल्यूएबल माना जाए इंडियन सोसाइटी में, तो इसके लिए भैया आपके लिए जरूरी है कि आप यूजीसी केयर लिस्ट की जो अप्रूव्ड जर्नल की लिस्ट है उनके हिसाब से ही अपना रिसर्च पेपर लिखें और वहीं ही सबमिशन करें। क्यों? क्योंकि वहां पे सबमिट करने से सबसे पहले तो ये जो यूजीसी केयर लिस्ट है ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि एक तरीके से अथॉरिटी है या कमीशन है जो रेगुलेट करती है, फैसिलिटेट करती है हायर एजुकेशन को हमारी कंट्री में, तो इसकी एक अप्रूव्ड लिस्ट है। उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, उन जर्नल्स में ही सबमिशन देना चाहिए ताकि आपका जो रिसर्च है रिकॉग्नाइज भी हो जाए, उसमें वैल्यू भी ऐड हो। इसके साथ साथ आप जो है लिस्ट को चेक कर सकते हैं यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और ये अपडेट्स भी होती रहती है, तो यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट भी इसकी चेक कर सकते हैं। ध्यान रहे कि अपना जो जिस भी आप करना चाहते हैं उन जर्नल्स के हिसाब से, जर्नल्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सबमिशन देना होता है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं यहाँ पे साइटेशन स्टाइल। तो यार ये स्टाइल क्या है? साइटेशन तो समझ में आता है कि भाई जो मैं यहाँ पर कोई पार्ट ले रहा हूँ अपनी रिसर्च में तो मेंशन कर दूं, लेकिन साइटेशन स्टाइल क्या होती है गुरु? साइटेशन स्टाइल ही होती है जिसको हम फॉर्मली कहते हैं फॉर्मेटिंग, यानी एक पार्टिकुलर फॉर्मेट होता है जिसके हिसाब से हमें साइट करना होता है अपने रिसर्च पेपर में। ठीक है, मिसाल दे सकते हैं आपको, कई सारे साइटेशन स्टाइल आते हैं, जैसे एपीए का साइटेशन स्टाइल आता है जो कि ज्यादातर सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एमएलए का साइटेशन आता है जो कि ज्यादातर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। फिर शिकागो का साइटेशन स्टाइल आता है। फिर इंडिया में लॉ सब्जेक्ट्स के लिए आईएलआई का साइटेशन स्टाइल आता है। तो ये सब एक क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, बस एक आपको फॉर्मेट दे देंगे कि भाई अगर आप ये साइटेशन स्टाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये फॉर्मेट में आपको मेंशन करना है। एपीए का लेके चलते हैं। एपीए साइटेशन स्टाइल में अगर आप किसी बुक को मेंशन करना चाहते हैं या बुक को साइट करना चाहते हैं अपने रिसर्च आर्टिकल में, तो आपको कैसे मेंशन करना होगा? आपको उसकी साइटेशन स्टाइल या उसकी जो बुक है, जो बुकलेट होती है स्टाइल की, उस फॉर्मेटिंग की, वो आपको डाउनलोड करनी है, उस फॉर्मेट के हिसाब से पुट करना है। मिसाल के तौर पर एपीए में बुक की साइटेशन आपको करनी है, तो बुक में क्या होता है, आपको आपका ऑथर का लास्ट नेम होता है, कॉमा फर्स्ट नेम होता है,
ईयर होता है, फिर उसके बाद आपका टाइटल ऑफ द बुक होता है और पब्लिशर का नाम होता है। इस तरीके से एपीए की साइटेशन स्टाइल होती है, कुछ नहीं। इस तरीके से आगे पीछे फॉर्मेटिंग होती है या अपनी एक अलग फॉर्मेटिंग होती है, वो दूसरे में भी आपको यही फॉर्मेटिंग देखने को मिलेगी। तो बस आपने क्या करना है कि जो मटेरियल, जो सोर्स आप साइट कर रहे हैं, रेफरेंसेस में ले रहे हैं, उनको आपको एक पार्टिकुलर या यूनिफॉर्म स्टाइल में करना है। ध्यान रहे, अगर आप कोई साइटेशन स्टाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि एक साइटेशन आपने दूसरे फॉर्मेटिंग में दिया और दूसरी साइटेशन आपने किसी और फॉर्मेटिंग में दे दिया। नहीं, आपको एक यूनिफॉर्म साइटेशन स्टाइल ही इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा एक और चीज मैं आपके लिए एक टिप दे दूं या एक बेनिफिशियल चीज बता दूं कि कई सारे टूल्स हैं इंटरनेट पे अवेलेबल, एआई की बात नहीं कर रहा, ज़ोटैरो, मेडले करके आते हैं। वो क्या करते हैं कि वो आप उनको अपने सोर्सेस बता देंगे कि भाई ये मेरी फला फला बुक है भैया, ये हमारा ऑथर का नेम है, ये फला फला इसकी डिटेल है, इसका मुझे तुम साइटेशन बना के दे दो। तो वो आपका काम इजी कर देते हैं। आप उन्हें दीजिए, वो आपको एपीए स्टाइल में, एमएलए स्टाइल में बना के दे सकते हैं। तो ये सिर्फ एडवाइजरी है, अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना मैनुअली आप करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा और आपके आगे रिसर्च में भी काम आएगा। तो उम्मीद है कि आपके जो बेसिक की कॉन्सेप्ट्स हैं या जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको रिसर्च के रिगार्डिंग पता चल गई होगी। अगर इस वीडियो ने थोड़ा सा भी आपको हेल्प किया है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, तो यार इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव, लीगल और हेल्पफुल वीडियोस पाने के लिए। अगर माइंड में कोई अभी भी शक या शुबा हो गई हो तो अपने शक या शुबा को कमेंट्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं उसको देख लूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।